सो हेलो गाइस, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो कल हम लगभग जो अपने सैंपल पेपर के सीरीज को ऑनलाइन में किए थे, आप सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया। माफ कीजिएगा, आज आप सभी से फिर से ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा हूँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कराया था उसके बाद के जो क्वेश्चन है, यानी कि 41 से लेकर क्वेश्चन को बाकी हम सॉल्व करेंगे, जो हम करा चुके थे पहले 20-30, ये सब आपने किया है अच्छे से। ठीक है, तो 41 से शुरू करते हैं। ये हमारा प्रीमियर चलेगा, आप आंसर को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ये ऑनलाइन के जैसे ही आपको लगेगा। तो हमारा 41 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ ए गर्ल इफ द टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ 300 सेकेंड्स एंड द पल्स काउंट 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट तक रहता है, जिसमें 80 कह दिया गया है। ठीक है, 80 सेकेंड में आपको निकालना है। तो कैसे इसका निकालने का तरीका है, ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग होता है। तो ये वाला जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, पहले इसको एक समझा देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म का जो फॉर्मूला है कैसा होता है, पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कितना जो एक्सरसाइज सेकंड में हो रहा है, यानी कि ये वाले बात को एक्सरसाइज लिखा मैंने इन सेकेंड, ये बात को आपको लिखना है। फॉर्मूला है ये इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.5, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आपको हमेशा ही देना है 5.5 इंटू क्या देना है, जो आपका आया है, यानी कि काउंट है 80, उससे आपको जस्ट सिंपल इसको इंटू कर देना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला होने के बाद आपका इसमें आंसर कैसे आएगा, देखिए ये आपका आ गया 300 इंटू, फॉर्मूला में ही 100 है, तो डायरेक्ट इसको इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 80 आप करिएगा तो 440 इसका आंसर आता है। ठीक है, आंसर आ गया। इसके बाद अगर हम 3000 को इंटू किए और डिवाइडेड बाई 440 से अगर हम इंटू करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 68.1, यानी कि ये वाला आंसर जो हमारा है राइट है। निकालने का तरीका समझ गए, यानी कि जो सेकंड में दिया हुआ एक्सरसाइज इन सेकंड या ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कितना में आपने किया है, ये हमें सेकंड में ही रहेगा। सेकंड में 300 सेकंड है, 400 कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला में 100 आप लिख दीजिएगा, ये 5.5 कांस्टेंट रहता है, और कितने सेकंड में दे दिया गया है टाइम, नीचे वाला काउंट, इसको नीचे लिखना है आपको। सिंपल तरीके से ये आ जाएगा। अगर आपको इसको अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो इसका थोड़ा अलग होता है। लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। पहले ऊपर वाला सेम ही होगा, एक्सरसाइज इन सेकेंड, EX इन सेकेंड इंटू 100 भी उसका भी सेम रहेगा। नीचे का थोड़ा चेंज हो जाता है, 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट, सम ऑफ पल्स काउंट। अगर ऐसे सामने मैथ से तो मैं दिखा दूंगा, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पूछा नहीं गया है, ये लॉन्ग टर्म का हो गया। ठीक है, ऊपर वाला शॉर्ट टर्म का ये पूछा गया था, इसको बताना था। ठीक, तो ये हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। मैच करना है अलग अलग कमेटी को किस कमेटी से मिलाना है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट एड कमेटी देख लीजिए। इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, ये तो इजी हो गया। ट्रांसपोर्ट कमेटी मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, किसी को शिफ्टिंग करने के लिए। फाइनेंशियल कमेटी मनी का सारा चीज देखेगा, और एक बच गया टेक्निकल कमेटी, रिजॉल्व डिस्प्यूट को देखेगा। तो ये किस नंबर पे आंसर आता है देख लीजिए, तो ये हो गया हमारा ए नंबर पे, देखिए मिल रहा है सारा। तो 42 का हमारा ए हो गया। समझ रहे हैं ना आप, कमेंट नीचे आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 43 का आपको मैच करके बताना है, बहुत ही ईजी है। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, चलिए जल्दी से आप कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर को देता हूं। चलिए आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। हाँ वेरी गुड, सही कहा आपने, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। बी की कमी से क्या होता है, बताइए जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए। ABCD कौन सा होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, चलिए बताइए। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी जो होगा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, आप सबका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, यानी कि पता चल रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्टिंग ए थ्रोइंग इवेंट, एक बॉल का थ्रोइंग को इवेंट हमने शुरू किया है एथलीट में, इन एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन में आता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए 44 का क्या होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों ही बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसी चीज को आप कितने फोर्स से फेंकेंगे वो उतना दूर ही जाएगा जब तक उसमें पावर है, जो आपके माने आपने जो चीज को छोड़ा है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं रोकेगा तब तक वो चलता ही रहेगा, और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही उसे रोका जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। उसका असर्शन रीजन को देखते हैं क्या है। पहला हम असर्शन देखते हैं, ए चेंज इन द एक्सेलरेशन में चेंज होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सामान का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्सेस प्रोड्यूस इट
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास, कितना फोर्स उसको फेंका गया है ये डिपेंड करेगा वो कितना दूर जाएगा। और एक चीज इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन ये रहता है कि उसका वेट कितना है, अगर वो ज्यादा वेट होगा तो वो नीचे जल्दी गिर जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो ज्यादा दूर जाएगा, ये इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और इनडायरेक्टली इनवर्स क्या हो गया, कितना उसका वेट है, ये उसका इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, लाइटर मास विल बी ट्रेवल एज फास्टर स्पीड, तो हल्की चीज हमेशा तेज और दूर तक जाएंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए एंड आर बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर 45 को क्या होगा, बी हमारा राइट होगा। अब चलिए 46 का आप मुझको बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्लानिंग का, जल्दी से बताइए। एनहेंस क्रिएटिविटी, इंक्रीज इफिशियंसी, रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक या फैसिलिटेट पुअर कंडीशन, कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन डी बोला है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 47 को आपको देखते हुए बताना है कि इस पैटर्न में किस तरीके के मतलब रेस को कंडक्ट कराया जाएगा। 600 मीटर को 50 यार्ड डैश, 400 मीटर या 6 मिनट वॉक कराया जाता है। इसको देखिए 5, 10, 15, 20 5 करके बढ़ रहा है, तो इस तरीके के ट्रैक में किस टाइप के चीज को कराया जाएगा, जल्दी से सही आंसर बताइए इसका। 10 सेकंड फिर मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करिए ना, अगर गलत हुआ तो कोई इशू नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके एक बार आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, करिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, 6 मीटर वॉक में हम इस तरीके का ट्रैक को बनाते हैं और यहाँ पे वॉक करा के चेक किया जाता है, ठीक है, कितने वे फिट है। उसका 48 को करना है कैलकुलेट बीएमआई। अब बच्चे को बहुत मजा आता है इसको निकालने में, बॉडी मास इंडेक्स निकालने में। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं इसको निकालू कैसे। सिंपल सा तरीका मैं अभी समझा देता हूं। गर्ल्स के लिए निकालना है, ज्यादातर गर्ल्स का पूछ रहा है, जिसमें उसका 68 केजी है और 161 उसका हाइट दे दिया गया है। तो उसको निकालने का सबसे इजी तरीका है, क्या होता है, BMI इक्वल टू ऊपर में केजी में उसका वेट होगा और नीचे जो उसका हाइट होगा H मीटर में होता है, हाइट इन मीटर में निकाला जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, 68 इसका क्या हो गया, केजी हो गया, और मीटर में कितना करेंगे, 161 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 cm इक्वल टू 1 मीटर, क्या होता है 1 मीटर। तो यहां पे 161 है, यानी कि 1.6 ये हमारा मीटर में कन्वर्ट करने से आ जाएगा। 1.61 भी कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका इंटू कर सकते हैं। ये फॉर्मूला था ना, जो हाइट होगा मीटर में उसका स्क्वायर करेंगे, तो 161 इंटू 161 ये आ गया, कितना आ जाता है, 161 इंटू 161 आ जाता है 2.59, और ऊपर तो हमारा उतना ही था 68 केजी। जब 68 को 2.59 से आप अगर डिवाइड करिएगा तो इसका राइट आंसर आता है 26.2। अब आप सोच रहे होंगे 26 क्या होगा, 26 किस में जा रहा होगा, अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट या ओबेसिटी में। तो क्या में जाता है, मैं बता देता हूं आपको, इस चीज को याद रख लेना है। अंडरवेट जो होता है यानी कि 16 टू 18.5 अंडरवेट के अंदर आ जाता है, यानी कि 18.5 से जो भी नीचे है वो अंडरवेट में आएगा। नॉर्मल के लिए क्या होता है, 18.5 टू 25 आना चाहिए उसका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और ओवरवेट के लिए आ जाता है 25 टू 40, ये उसका बीएमआई है इसके अंदर। तो इसका आंसर कितना है 26.2। 26 किसके अंदर आएगा बताइए, तो ओवरवेट, नॉर्मल वेट या अंडरवेट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए। मैंने आपको सब सिखा दिया, कोई दिक्कत है तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा अपने अगले वीडियो में। समझ में आया ना आपको कैसे कैलकुलेशन निकाले, सिंपल केजी आपने लिखा, कितना आपका वेट होगा, हाइट इन सेंटीमीटर में नहीं लिखना, हाइट इन मीटर में उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ सेंटीमीटर में दे दिए तो बस उसको मैंने मीटर में कर दिया। जितना भी आपका आता है 180 तो 1.8 हो जाएगा, 190 तो 1.9 हो जाएगा। तो इसका 161 था तो 1.61 इंटू 1.61 क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में निकालना था। 1.61 इंटू 1.61 कितना आता है 2.59, और ऊपर 68 ही था, 68 को 2.59 से किया तो 26.6, ये किसके अंदर आ जाता है, ओवरवेट। आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, मतलब ये लड़की जो है मोटी है, ठीक है ना, ये ओवरवेट है तो मोटी लड़की। उसके बाद हम इस देखते हैं पिक्चर को, उसी से केस बेस्ड क्वेश्चन जो है बीएमआई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ पिक्चर बना हुआ है 18 से 5 से लेकर 24 तक, ये क्या हो जाएगा 18 से 24 तक, ये आपका था नॉर्मल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा ज्यादा है, ये वाला ही ज्यादा है, ये वाला ही खाप ज्यादा है, तो नॉर्मल वेट हो गया कि नहीं, 18.5 से 24.9, थोड़ा सा चेंज किया है, 25 भी लिख सकते हैं, 24.9 लिखा है। देखिए नॉर्मल वेट 18.5 से 25 लिखा है, और उन्होंने लिखा है 24.9, एक ही बात है, 0.1 को हटाया, कोई जरूरत नहीं उसका। तो ये क्या होंगे सारे बच्चे, यहाँ पे ओबेस होंगे यानी कि मोटापा, नॉर्मल वेट, ये नॉर्मल वेट ना बी के अंदर चल जाएगा, टाइप गलती हुआ है, और सी में आ जाएगा आपका अंडर वेट,
और उसका आएगा ओवरवेट। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नॉर्मल वेट। ओके, क्लियर हुआ आपका। उसका चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बताया गया है। मिस्टर लक्ष्मण के एज है 65 ईयर्स, वर्क एज ए सिविल इंजीनियर में काम करता था, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। ही हैड टू वॉक, उसको बहुत चलना पड़ता था। क्लाइम लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ हिज, उसका चलना ही काम का बहुत हिस्सा था। कंस्ट्रक्शन में करता था तो इधर उधर उसको मूव करना पड़ता था। आफ्टर रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के बाद ही सेटल्ड विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ, स्पेंड टाइम विद द ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बेटे और उसके बेटे के साथ वो अपना समय बिताते थे। नाउ इट इज, अभी समय क्या हो चुका है, ही इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज इन डूइंग सर्टेन कोर्सेज विच इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट। अभी उनको जो फिजिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ काम करने में बहुत दिक्कत होता है। तो एक टाइम पे तो वो बहुत चल रहे थे, बट अभी उन्हें बहुत दिक्कत होता है। तो ये चीज को, दिस टेस्ट, ये जो कर रहा है टेस्ट, इसके थ्रू क्या दिखाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ एंड्योरेंस, स्पीड, एगिलिटी को दिखाया जाता है या स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है। जल्दी से बताइए क्या को दिखाया जाता है। तो इसमें से एगिलिटी को दिखाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एगिलिटी का मतलब ही होता है फुर्ती, कितना ये फुर्ती है इनका, फुर्ती को दिखाया जाता है। लिख के रखिए एगिलिटी। तो इनका फुर्ती को दिखाया, पता चल रहा है कि इधर से जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कितना समय लग रहा है। इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि वो कितने फुर्तीले हैं अभी। ठीक है, चलिए उसका 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस बॉल को ये बंदा मार रहा है, बहुत दूर गया है। इस पत्थर के, लोहा के बॉल को मार रहा है, तो बॉल यहीं गिर गया है, थुम्प। ठीक है, वैक, दूर तक गया। तो इसमें लिखा हुआ है फिजिकल एंड्योरेंस टीचर्स, एक जो थे फिजिकल एजुकेशन टीचर एबीसी एक नाम के थे, जो क्या करते थे, स्कूल एबीसी था, टीचिंग द स्टूडेंट, अपने बच्चे को पढ़ाते थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। वाइल एक्सप्लेन करते समय ही शोड द स्टूडेंट्स दिस पिक्चर्स एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ देयर इज अ डिफिकल्टीज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेट। तो ये दिखाना चाहते थे कि किस तरीके के वेट के कारण कोई ऑब्जेक्ट दूर तक नहीं जाता और वहीं पे वो गिर जाता है, और हल्का वेट वाला चीज दूर तक मूव करता है, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। तो ये किस लॉ ऑफ मोशन में आता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड, या एक जो एक्शन रिएक्शन में आता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा हुआ था, इस लॉ में बताया गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूस इट, कितना वो फोर्स कर रहा है। और किसी चीज का अगर मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएगा। इस लॉ में यही कहा गया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, जतिन इज वेट लिफ्टर, क्या है वो, सामान उठाता है, वेट लिफ्ट करता है। दैट 69 kg कैटेगरीज में वो आता है। ही हैज टू पार्टिसिपेट इन द वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नेक्स्ट वीक में करना है, फॉर विच ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज प्रैक्टिसेस एंड डाइट्स, अपने खान पीन का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। ही हैज इंक्लूडेड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशंस, अपने खाने में वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन को ले रहा है। बेस्ड ऑन द केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को आपको देना है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जतिन डाइट का, जो खाने का चीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल्स। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 10 सेकंड आपको मैं अभी देता हूं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन या डी मिनरल्स। जी हां, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन प्रोटीन होगा। उसको अपने डाइट में प्रोटीन का कंजप्शन करना होगा, जो उसके ओवर लिफ्टिंग वेट के लिए बहुत काम में आएगा। ठीक है ना। उसका 53 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो, 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक बटन को प्रेस करते हुए चले और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके साथ ये सब चीजों को लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका एक सब्सक्राइब बटन से कुछ नहीं जाने वाला है। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज ए वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया गया था ऑन नॉकआउट बेसिस पे, जिसने उस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को करवाया गया। द फाउंड दैट द स्पेक्टेटर्स वे आर लूजिंग इंटरेस्ट, जितने भी देखने वाले लोग थे वो इंटरेस्ट खो चुके थे। क्यों? क्योंकि एक गुड टीम जो था वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट चला गया था, वेयर टू बी डिफीटेड इन द बिगिनिंग। शुरुआती मैचों में वो अपना मैच खेला और हार के नॉकआउट में क्या होता है, जिसे हारा उसे बाहर जाना पड़ता है, तो उसे जाना पड़ा था। विच प्रोविजंस कुड बी अवॉइडेड दिस टेकिंग सिचुएशन, तो किस तरीके का उनको मेजर्स लेते तो इस तरीके का घटना नहीं होता। यानी कि पहले मैच में कोई बड़ा टीम गलती से हार गया, उसे बाहर जाना पड़ा। तो इसमें क्या होगा, बाय सीडिंग, पूल या हेल्प्स के थ्रू से ही हो सकता है। जल्दी बताइए। जी हां, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सीडिंग के थ्रू। अगर सीडिंग में क्या होता है, इस तरीके से टीम को सजाया जाता है कि दो पावरफुल टीम कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द मैच में कभी ना मिले। उन लोग जो मिलेंगे, यानी कि जैसे आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है, ज्यादातर वो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, वो लोग भिड़ते हैं। कारण इसका यही है कि सीडिंग के थ्रू इस तरीके से टीम को सजाया जाता है कि टू पावरफुल टीम्स आर पार्टिसिपेट्स इन द
लेटर पीरियड ऑफ एनी मैच में वो बाद में खेलेंगे। समझ गए ना आप? ओके। 54 को हम देखते हैं क्या है। सैंडी इज ए डायग्नोस्ड विथ ए पोस्चरल एडॉप्टेशन ऑफ द स्पाइन्स इज लैटरल डायरेक्शन। उसका जो पोस्चरल था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, जब डायग्नोस्टिक किया गया। द कर्व इज आइडेंटिफाई एज कन्वेक्सिटी राइट। कन्वेक्सिटी राइट की तरफ वो थोड़ा झुका हुआ था। इट्स हैपेंड ड्यू टू सैंडीज एंड ओवर डेवलप्ड लेग्स एंड कैरिंग हेवी लोड्स ऑन वन साइड। एक तो वो बहुत लंबा था और दूसरा उसका क्या था, वो एक तरफ हमेशा वेट को लेके चलता था, कोई भारी सामान को अपने कंधा के एक तरफ राइट की तरफ लेके चलता था। तो इस तरह से राइट की तरफ रखने से क्या हो गया, संजय दत्त जैसा बन गया। मैंने आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के वीडियोस में समझाया, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाके देखे। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इससे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या बीमारी आदमी को होता है। तो राइट की तरफ झुक जाने के कारण, यानी कि संजय दत्त जो वाक करता है, मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, तो उस तरीके की बीमारी को क्या नाम दिया गया था, मैंने कैसे समझाया था। संजय दत्त एस्से और एस्से स्कॉलियोसिस, टेढ़ा होके चलना। वो बहुत सारा आपने पिक्चर में देखा होगा, नायक नहीं मैं खलनायक हूं मैं, उसमें तो टेढ़ा होके चलता देखते हैं ना, तो उसका वाक भी बहुत फेमस है। तो इस तरीके के इसको स्कॉलियोसिस बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 54 का क्या हो गया हमारा, ए हो गया। 55 का क्या होता है देखिए, मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपेंस व्हेन द चिल्ड्रन इज बायोलॉजिकल एंड मेंटली रेडी फॉर इट। तभी होता है जब वो रेडी रहते हैं। मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फॉर बर्थ टिल डेथ तक ही होते हैं। इट इज एबिलिटी टू मूव अराउंड द मैनिपुलेट हिज एनवायरमेंट। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टार्टिंग के समय होता है। इट इज द सेकेंड स्टेज बाय द एज ऑफ 2 years this development has begun to level up somewhat. The final stage does not have any marked new development. Final stage में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है। Rather is characterized by the mastering the development of his skill achieving in the first 2 stage. जो पहले 2 स्टेज में हो चुका है उसमें मास्टर करने से थर्ड में क्या करते हैं, मास्टर उनको और ज्यादा तराशते हैं। वैसे क्या हो गया, लोहा को पहले क्या करता है, पीट के उसको तलवार में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दूसरा और थर्ड स्टेज में क्या होता है, उसको सिर्फ धार किया जाता है कि उससे कितने आदमी को काटा जा सकेगा, ठीक है, या मुर्गी को काटा जा सकेगा। तो थर्ड स्टेज में किसी भी चीज को क्या करता है, फाइनलाइज, उसको एक आकार दिया जाता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में वो बढ़ता है। तो ये क्या होता है, ये किस कारण से होता है, मोटर डेवलपमेंट। फैक्टर इफेक्ट जो होता है मोटर डेवलपमेंट का किससे, बायोलॉजिकल होता है, इन्वायरमेंटली होता है, न्यूट्रिशनल, कैसा आपको खाना मिलता है उससे भी आपको मोटर डेवलपमेंट होगा, कि आपका शरीर का विकास कैसा होगा। अगर आपको अच्छा खाना मिलेगा तो ही ना होगा, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता तब होगा। ओबेसिटी, अगर मोटापा हो गया तो आप नहीं ये सारी चीज सीख पाएंगे ज्यादा। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, अगर आपको बचपन से कोई बीमारी है तो भी आप नहीं सीख पाएगा, मोटर डेवलपमेंट आपका अच्छे से नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटी कैसा करते हैं उससे डिटरमाइन करता है कि आपका मोटर डेवलपमेंट कैसा होगा। तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस दोनों के कारण ही लोग बच्चे का किसी भी तरीके का मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है डिटरमाइन करता है। अच्छा, चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैं एक लाइव नहीं कराने का ये भी कारण है, एक तो कुछ प्रॉब्लम मेरा अपना भी है और दूसरा ये है कि अगर लाइव कराता हूं तो एक बहुत समय आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक लंबा डिस्कशन चलता है। आप क्वेश्चन देते हैं, मैं आंसर बोलता हूं, फिर मैं तो अगर लाइव कराया तो मैं क्वेश्चन देता हूं, आप आंसर बोलते हैं, इसमें एक लेंदी प्रोसेस है। इस वजह से मैं ये जल्दी करा दे रहा हूं, आप जल्दी वीडियोस को देख के अपने सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम है कल से भी। 56 नंबर क्या है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो करते हैं, जो सीढ़ी में चढ़ना कूदना, माने ऊपर नीचे जो करते हैं, इज कॉल्ड एज द एरोबिक फिटनेस कहते हैं टेस्ट इसको। इट इज डेवलप्ड बाय द ब्रोहा एंड अदर्स इन 1943 में इसको खोजा गया था। इट वाज यूज्ड टू मेजर द एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट के द्वारा इसको चेक किया जाता है। फ्यू स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड फॉर कंडक्टिंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर देयर क्लासमेट्स एंड दे वेर आस्क्ड टू नोट डाउन द कंप्लीट डिटेल ऑफ देयर एरोबिक कैपेबिलिटीज का जितना है उसको लिख के रखा जाए। फॉर कंडक्टिंग टेस्ट दे रिक्वायर्ड ए बेंच चाहिए सेपरेटेड, माने अलग अलग, जो बॉयज के लिए 20 इंच ऊंचा होना चाहिए, जिसमें ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे से, और गर्ल्स के लिए 16 इंच होना चाहिए, ठीक है, विच आर डाउन द टाइमिंग ऑफ रिकवरी रेट, तो उसको देखा जा सके। हाउ मेनी टाइम्स इज रीडिंग टेकन इज कैलकुलेटेड फॉर लॉन्ग फिटनेस इंडेक्स के लिए कितने बार उनको रीडिंग लेना होगा, 5, 3, 2 या 4, कितने बार, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 10 सेकंड में वेट करता हूं। तो उसका राइट आंसर होगा बी, 3 बार इसको लिया जाएगा, ठीक है, इंडेक्स के लिए। चलिए 57 को हम देखते हैं क्या है। ऋषि हु वाज स्टडिंग इन क्लास 12 में पढ़ता है, इज ए साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट है। ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कंफ्यूज हो गया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के थ्रू, ठीक है, यूजफुल टू स्पोर्ट्स एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन द स्पोर्ट्स में कैसे हुआ न्यूटन का लॉ अप्लाई होता है। तो कोई भी आप गेम खेलिए, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सब में ही न्यूटन का लॉ काम करता है। बट इस टीचर एक्सप्लेन दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट विच प्रोवाइड टू एवरी हेल्पफुल टू हिम।
एक टीचर ने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिससे बच्चे को समझाया जा सके। स्विमिंग का उसने एग्जाम्पल लिया, तो स्विमिंग जो है किस तरीके का, लॉ ऑफ मोशन में आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन या बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। स्विमिंग में क्या होता है, इनर्शिया होता है, एक्सेलरेशन या रिएक्शन। तो बोथ ए एंड सी राइट आंसर जिन्होंने भी दिया है बहुत ही अच्छा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। इनर्शिया और रिएक्शन दोनों ही, यानी कि आप कुछ करते हैं तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जो थर्ड लॉ में कहा गया है रिएक्शन के लॉ में। और इनर्शिया में जब तक आपको कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ रहे हैं जब तक आपको कोई दूसरा फोर्स नहीं रोका जाए तब तक आप रुकने वाले भी नहीं है। तो ये दो लोगों के थ्रू आपको समझाया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इस तरीके के पॉस्चुरल डिफॉर्मिटीज जो होते हैं, यानी कि आपका पैर ये दूर हो जाता है, ये सामने हो जाता है, ये किस चीज की कमी के कारण होता है। आपको नॉर्मल रहना है, बट इसको कमी किस विटामिन या किस मिनरल्स के कारण से ये दूर होता है, बताइए। कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी या बोथ बी एंड सी। चलिए 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, ये वाला होगा, बोथ बी एंड सी, ये दोनों राइट आंसर है। इसकी कमी के कारण ये पॉस्चुरल डिफॉर्मेटिव्स होता है, नॉकनी जिसको हम कहते हैं, यहां पे हो गया, ठीक है। 59 में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये लड़का जो इस तरीके के अपने पैर के मूवमेंट को कर रहा है, आगे पीछे ऊपर कर रहा है, फिर नीचे कर रहा है, हाँ, ये घूम रहा है, ये किस तरीके के एक फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। फ्लेक्शन एक्सट्रेक्शन कम अंडर विच मूवमेंट में आता है, ग्लाइडिंग, एंगुलर, रोटेशनल या सरकमडक्शन में, किस्म के अंदर आता है। तो मैंने बताया था कि रिस्ट के थ्रू जो आप गोल गोल घुमाते हैं वो सरकमडक्शन में आता है, बट यहां पे एंगुलर हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ऊपर जा रहा है 90 डिग्री के लगभग बन रहा है, फिर ये पीछे की तरफ जा रहा है 30-20 ऐसे करके, तो ये एंगुलर। कभी भी देखिएगा अगर गोल नहीं घूम रहा है, ऊपर नीचे सिर्फ मूव करता है, जिसमें क्या आता है, फ्लेक्शन और एक्सट्रेशन आता है। हाथ के थ्रू से भी मैंने आपको कल समझाया था अपने ऑनलाइन क्लास में, जिसने नहीं देखा है आप वो वाला वीडियो, स्ट्रीमिंग वाला वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, ठीक है ना। उसमें बाकी के ऊपर के 40 क्वेश्चन कराए हुए थे, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, दोनों का ही वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये दो किस लिए होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये एंगुलर मूवमेंट के कारण होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ABC एक स्कूल है, वन ऑफ रेप्यूटेड स्कूल है, इन विच लोकेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैकल्टी इज प्रोवाइडेड टू टेक द स्टेक होल्डर्स, एक स्टेक होल्डर्स को दे दिया गया है कराने के लिए, ठीक है। कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन CBSE स्पोर्ट्स सेल हैज गिवन देम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ए CBSE फुटबॉल क्लस्टर, जिसमें कराने बोला है क्लस्टर, जिसमें 35 टीम को उसमें भेजा गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे टीम ऑफ नंबर्स है, तो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द टीम्स willing to participate in the school should conducted the competition by which fixture के थ्रू इस तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट्स को कंडक्ट कराया जाएगा, आपको बताना है। लीग, नॉकआउट, स्टेयरकेस या चैलेंज। तो मैंने आपको बताया था जब where the large number of team are participate you have to choose the knockout tournament। नॉकआउट टूर्नामेंट के थ्रू आप बड़े बड़े प्लेयर को, बड़े बड़े 30, 40, 50, 100 को भी खिला सकते हैं। ओलंपिक इसका राइट एग्जाम्पल है। आप हारे आप घर जाइए, इससे क्या होता है, टीम भी कमता है, टाइम भी कम लगता है, और जल्दी विजेता का चयन यानी कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही था टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे, या इस पैटर्न से बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से ये 60 क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी था। मैंने ये सारे 60 क्वेश्चन को करा दिया है आपको। अब आपका काम है इसको पढ़ देख ले अच्छा से। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो मेरा ऊपर के वीडियोस और नीचे के, यानी कि जो कल करवाया था स्ट्रीमिंग और आज, ये दोनों वीडियो को अच्छे से देख ले, ठीक है ना। बाकी हमारा सेशन यही एंड हो रहा है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कल अच्छे से एग्जाम दीजिए। मेरा जितना भगवान से प्रे है मैं आप सभी के लिए करता हूं कि आप लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, आप लोग टॉप करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज, एक ही बात फिर से बोल रहा हूं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, अगले परीक्षा की तैयारी के साथ। मैं ज्योग्राफी या अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रीमिंग कराऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर मिले। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।